काटकर उद्घाटन किया। और ये उस वक्त की तस्वीरें, सिलवासा की ये तस्वीरें। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि प्रधानमंत्री आज दादरा नगर हवेली और दमन के दौरे पर हैं। और अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उन्होंने उद्घाटन किया। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि नमो मेडिकल कॉलेज की जो आधारशिला है, आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आधारशिला जब 2019 में रखी गई थी, तब भी प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। और आज ठीक 4 साल के बाद इस नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का वो उद्घाटन कर रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को दोहराया जाता है कि जिस बात का कमिटमेंट एक बार प्रधानमंत्री कर लेते हैं, खासकर अगर वो बहुउद्देशीय योजनाएं, परियोजनाएं, शिलान्यास हो, तो उसका उद्घाटन भी खुद पीएम करने जाते हैं। ये इस सरकार के अपना मिजाज है काम करने का। और उसी मिजाज के तहत आप देख सकते हैं कि ठीक सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षों में जनवरी 2019 में इस इंस्टीट्यूट का उन्होंने उनकी नींव रखी थी। और आज 4 साल के बाद खुद इस इंस्टीट्यूट का वो उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ जानकारी आपको दे दें इस मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये जो मेडिकल कॉलेज है वो तकरीबन 35 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह वहाँ पे मौजूद हैं और वो लगातार इस बारे में रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं कि 35 एकड़ में फैला हुआ ये मेडिकल कॉलेज है। और कुल जो लागत आई है इसको बनाने में, वो 203 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो 203 करोड़ रुपए की लागत से ये 35 एकड़ में फैला हुआ ये नमो मेडिकल कॉलेज है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने खुद जनवरी 2019 में रखी थी। और अगर बात करें इसमें छात्र छात्राओं की, फिलहाल दादरा नगर हवेली से 682 छात्र इसमें हैं। दमन और दीव से 272 छात्र इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। गुजरात से 35 और दूसरे राज्यों से या फिर पूर्व सैनिकों और तटरक्षक कोटे के तहत जो सीटें होती हैं, उनके तहत 92 छात्र इस कॉलेज में अभी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा भी और हमारे सहयोगी नितेंद्र भी बता रहे थे कि ये जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वो सिलवासा में मौजूद है। और सिलवासा में मौजूद होने का मतलब ये होता है कि दादरा नगर हवेली की जो आदिवासी समुदाय है, तकरीबन 43% आबादी दादरा नगर हवेली की वो आदिवासी समुदाय है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक भवन नहीं है जिसका कि फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया है। ये खासतौर पर 43% आबादी वाले दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के जो आदिवासी समुदाय हैं, हम कह सकते हैं कि उनके बुलंद होते हौसले और उनके जो सपने हैं वो आज साकार हो रहे हैं। उनका ये एक प्रतीक है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। नीरज, हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिलवासा में मौजूद हैं और 2019 में जिस मेडिकल कॉलेज की उन्होंने नींव रखी थी, आज ठीक 4 साल के बाद उसका वो उद्घाटन कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिहाज से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें असीम कि जिस तरीके से यहाँ पर नमो मेडिकल कॉलेज है वो बनाया गया, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट थे जो खासतौर से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते थे, उनको उस तरह की सुविधा यहाँ दमन में नहीं मिलती थी। उनको दूर जाना पड़ता था, या तो मुंबई जाना पड़ता था या फिर सूरत का रुख करना पड़ता था। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो घरों से बाहर भी नहीं जा पाते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर आप देखें कि अब जिस तरीके से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और सिर्फ आप मेडिकल कॉलेज ही ना देखें, यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, यहाँ पर एजुकेशन को लेकर काम किया है। आज से 6 साल पहले मात्र 8 का कॉलेज यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब अगर आप देखें दमनदीप और दादर नगर हवेली में बड़े पैमाने पर जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो खोले गए। इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज खोले गए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के तमाम इंस्टीट्यूट खोले गए। तो ये एक बड़ा बदलाव पिछले 5-6 सालों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये मेडिकल कॉलेज और इसके
जो हॉस्पिटल है, तो यहाँ की जो स्वास्थ्य जरूरत है उनको काफी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पूरा करेगा। इसलिए बड़े लंबे समय से इस अस्पताल की और इसके अलावा जो हॉस्पिटल है और जो नमो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो मांग है वो लंबे समय से यहाँ के लोगों की थी। तो अब वो मांग पूरी हो गई और आप देखें कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि नींव भी रखे हैं और उसके बाद उसका उद्घाटन भी करते हैं, क्योंकि ये जो स्पीड है विकास के कामों में, यही दर्शाती है कि जो लोग हैं उन तक स्वास्थ्य सेवाएं, उन तक विकास की जो रफ्तार है वो जल्द से जल्द और तेजी के साथ पहुंच पाए। यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री ना केवल किसी भी चीज के निर्माण की आधारशिला रखते हैं, बल्कि लगातार अपडेट भी लेते रहते हैं ताकि वो जो काम है, विकास का काम है, वो जल्द से जल्द पूरा हो पाए। असीम, बिल्कुल बिल्कुल नीरज, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं कि विकास की जो तमाम योजनाएं हैं वो कैसे धरातल पर उतर सके, वो कैसे मूर्त रूप ले सके। प्रधानमंत्री इस बात का बहुत ही ख़ास ख्याल रखते हैं और इसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं हम उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है कि किस तरह से ये जो वर्तमान की सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार, वो अपने काम के ज़रिए, और काम जब बोलता है तो यही हम कहते हैं कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये कुछ अंदर की तस्वीरें, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीरें, प्रधानमंत्री उन चीज़ों का मुआयना करते हुए। नीरज, जैसा कि हमने कहा कि ये एक कार्य संस्कृति है, भले ही विपक्ष कुछ भी कहे, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री का अपना जो एक स्टाइल है काम करने का, कि हम जिस बात को लेकर कमिट रहते हैं, जिस बात को लेकर हम शिलान्यास करते हैं, हम उसका उद्घाटन भी करते हैं, ये उनकी एक अलहदा कार्यशैली रही है बीते 9 वर्षों में। देखिए, बिल्कुल अलग रही है और ये कार्यशैली आपको असीम गुजरात में देखने को मिलेगी। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किस तरीके से गुजरात मॉडल को उन्होंने पेश किया पूरे देश के सामने, जिस तेजी के साथ गुजरात में डेवलपमेंट किया, उसी तेजी के साथ आप देखें कि पूरे देश में प्रधानमंत्री विकास के कामों को उसी रफ्तार से दे रहे हैं। और आप सिर्फ दमन, दादर, नागर या गुजरात, इन्हीं इलाकों को ना देखें, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, किस तरीके से कनेक्टिविटी पर लगातार फोकस किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर रोडें बनाई जा रही हैं, जो काफी दुर्गम इलाके थे उन इलाकों को जोड़ा जा रहा है। जो लोग हैं वो आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, मेट्रो शुरू की जा रही है देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में। तो ये आने वाले समय में जो लोगों हैं उनकी जरूरतें हैं और उसी जरूरत को ध्यान में रखकर विकास की रफ्तार को तेजी देना, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक शैली है। और इससे कई सारे लाभ भी होते हैं असीम। अगर आप देखें कि जब आप किसी प्रोजेक्ट की नींव रखते हैं और उस प्रोजेक्ट को तेजी के साथ पूरा करते हैं, तो जो लागत है उसमें भी बचत होती है काफी। आप देखें कि पहले समय में जो प्रोजेक्ट होते थे, एक सरकार उनकी नींव रखती थी और कहीं 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद देखते थे कि वो प्रोजेक्ट पूरे होते थे। और कोई 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट होता था तो पूरा होते होते वो 1000 करोड़ का पहुंच जाता था। यही कारण है कि प्रधानमंत्री उस तेजी के साथ निर्माण कार्यों को करते हैं, विकास के कार्यों को करते हैं कि एक तो समय सीमा में हो जाए, क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो और जल्द से जल्द वो काम पूरा हो जाए। और जिन लोगों के लिए उस काम को पूरा किया जा रहा है उन लोगों को जल्द से जल्द उसका लाभ मिल पाए और आर्थिक रूप से भी जो बचत है वो हो जाए। तो ये 3-4 चीजें रहती हैं और यही कारण है कि काफी तेजी के साथ प्रधानमंत्री ऐसे विकास कार्यों को करते हैं और उनमें लगातार रुचि लेते हैं, लगातार अपडेट लेते हैं कि कितना काम हो गया है, कितना बाकी है, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या चुनौती हैं। और तमाम अगर मंत्रालयों से कोई मंत्रणा करनी होती है या कोई दिशा निर्देश देना होता है तो वो भी दिशा निर्देश तेजी से देते हैं ताकि जो काम है वो जल्द से जल्द हो पाए। तो ये एक शैली है उनकी और ऐसी ही शैली गुजरात में भी देखने को मिलती थी, जब गुजरात में विकास के जो कार्य हैं वो किए जाते थे। और अब पूरे देश में ये शैली देखने को मिल रही है। उसी तेजी के साथ आज भी आप देखें देश के हर हिस्से तक जो विकास है वो पहुंच रहा है और उसी तेजी के साथ वहाँ कार्य भी हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा भी अब से कुछ देर पहले जब वो केरल में थे नीरज, हमने देखा किस तरह से विकास की जो कई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। ये जो कार्यशैली है प्रधानमंत्री की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये हम कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब प्रधानमंत्री आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी रखे, जब वो इस मेडिकल कॉलेज के अंदर गए और उन्होंने जो आगंतुक पुस्तिका, विजिटर्स जो बुक होते हैं ना, उस विजिटर्स बुक में उनके क्या कुछ विचार हैं इस नमो मेडिकल कॉलेज को लेकर,
अपनी दिल की बातें, अपने मन की बातें उन्होंने इस आगंतुक पुस्तिका में लिखने का काम किया। हम कुछ जानकारी, नीरज हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि ये जो नमो मेडिकल कॉलेज है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा दादर नगर हवेली है और दमन और दीव, यहाँ पे ये इकलौता ये एक मेडिकल कॉलेज है। और इसलिए भी जब सिर्फ और सिर्फ यही एक मेडिकल कॉलेज होने से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए ये नमो मेडिकल कॉलेज उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। उनके जो आकांक्षाएं हैं उनका वो प्रतीक बन गया है क्योंकि यहाँ 43% आदिवासी आबादी बसती है और आदिवासियों के स्वास्थ्य में किस तरह से सुधार हो इसको भी ध्यान में रखते हुए इस नमो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। और आपको हम ये भी बता दें कि अब जब आप गुजरात जाएं, गुजरात के सूरत में डायमंड सिटी के नाम से सूरत को कहा जाता है। सूरत से जब आप दादरा और नगर हवेली की तरफ बढ़ेंगे तो जो सड़कें जितनी लंबाई और चौड़ाई सूरत में आपको दिखेंगी, धीरे धीरे वो फिर नैरो होती चली जाती है जब आप टुवर्ड्स दादरा और नगर हवेली की तरफ जाते हैं। लेकिन उम्मीद की जो सड़कें हैं वो यहाँ पे नैरो नहीं हुई है, वो यहाँ चौड़ी हुई है। खासकर मेडिकल हेल्थ के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये दिन। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में भारत में, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन बीते 9 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति लगातार और भी अच्छी हुई है, स्थितियां लगातार बेहतर होती जा रही हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आबादी तक जो स्वास्थ्य सेवा है वो कैसे पहुंचे, वो सुनिश्चित हो सके, उसमें और भी सुधार के कई पहल की शुरुआत की गई है। जैसे आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना है जिसका मकसद ही है कि 500 मिलियन से अधिक लोगों को एक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। और ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो बाकी देशों के मुकाबले वहाँ जो खर्चे होते हैं, नीरज, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर भी हम चाहेंगे आपकी टिप्पणी कि हम जानते हैं कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र इतना किफ़ायती है कि न सिर्फ यहाँ के लोग उसका फ़ायदा उठाते रहे ही हैं, बाकी देशों के जो हमारे जैसे नेपाल हो गया या बाकी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाकी देशों के लोग भी यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट बन के आते हैं और यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती दर पे अपनी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनका वो लाभ उठाते हैं। देखिए, बिल्कुल पूरे देश में कई सारे ऐसे कह सकते हैं कि इलाके हैं या स्पॉट हैं जो मेडिकल टूरिज्म के रूप में काफी विकसित हुए हैं। खासतौर से साउथ के कुछ इलाके हैं, अगर हम केरल की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, कर्नाटक, बेंगलुरु की बात कर लें। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में आए, आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो हमारे आसपास की जो कंट्रीज है, और न केवल आसपास की कंट्री असीम, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। और उसका कारण ये है कि एक तो इलाज काफी सस्ता है और दूसरा हमारे जो डॉक्टर हैं वो काफी कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर हैं और काफी विशेषज्ञ हैं। नीरज, मैं आप ही की बातों को उसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। मेरे पास जो डेटा है उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत में जो सर्जरी अगर आप कराने जाते हैं तो उसकी जो लागत आती है वो अमेरिका या फिर यूरोप की तुलना में लगभग 10वें भाग तक कम है। तो आप समझ सकते हैं जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि इसलिए लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। देखिए, बिल्कुल, और इसके पीछे कारण भी है। देखिए, सरकार जिस तरीके से लगातार मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रही है, और आप सबसे बड़ा असीम उदाहरण ले लें वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का, कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई हमने की, और आप जब उसकी कॉस्ट देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन की जो कॉस्ट थी और इंडिया के अंदर जो वैक्सीन की कॉस्ट थी उसमें असीम जमीन आसमान का अंतर था। और यही कारण है कि आप देखें कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, जो लगातार रिसर्च करते रहते हैं और लगातार देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री लगातार उनको प्रोत्साहन भी देते रहते हैं। भारत सरकार की तरफ से जब वैक्सीन का निर्माण किया गया, तमाम तरह के जो प्रोत्साहन है वो दिए गए। प्रधानमंत्री खुद जहाँ पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा था वहाँ उन्होंने विजिट भी की। आप अगर देखें कि अंतरिक्ष के तमाम जो हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, प्रधानमंत्री खुद इसरो में जाकर विजिट करके आए हैं और एक तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका हौसला भी बढ़ाते हैं कि देश की सेवा में आप जो योगदान कर रहे हैं, सरकार आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है और आपको जो भी
मुश्किल होगी उसको दूर करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। तो ये एक मोटिवेशन है और ये हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दिखाई देता है, चाहे वो खेल के मैदान में हो। आप देखें कि हमारे खिलाड़ी जब विदेशों में प्रदर्शन करते हैं, अगर प्रदर्शन खराब भी होता है, खेल भी नहीं पाते हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, आज हार हुई है लेकिन आगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो यही हार आपकी जीत में तब्दील होगी। तो ये उनका जो मोटिवेशन है वो हर क्षेत्र में असीम दिखाई देता है। इसी वजह से आप देखें कि देश के जो विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में देश को आगे ले जाने की कोशिश प्रधानमंत्री की रहती है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि संपूर्ण देश का विकास तब हो सकता है जब संपूर्ण देश के हर कोने में विकास की रफ्तार है वो पहुंचाई जाए। आप देखें नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से रफ्तार की पहुंचाई जा रही है विकास की, आप देश के दूसरे हिस्सों में देख लें। आप अगर बुंदेलखंड में देखें, बुंदेलखंड में आज से पहले वहां पर ना तो कोई स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर थी, ना एजुकेशन के लिए कोई बहुत बेहतर संस्थान थे, लेकिन अगर आप असीम आज देखें वहाँ मेडिकल कॉलेज है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। मैं एक बार बुंदेलखंड गया था और वहाँ एक स्टोरी कवर की थी, तो एक व्यक्ति से जब मैंने बात की तो उसके बच्चे को ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो वो कह रहा था कि अगर ये हॉस्पिटल यहाँ पर सरकार नहीं बनाती तो मेरा बच्चा बच नहीं पाता और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते और फ्री में मेरा इलाज हो रहा है। तो ये एक सोच है गरीबों को लेकर, आदिवासी समाज के लोगों को लेकर। नीरज, ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वाकई दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री की, जैसे हमने कहा कि उनका एक वर्किंग स्टाइल ही अलग है। ये देखिए, ये वो कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग हैं जिन्होंने कि अपना योगदान दिया, श्रम का योगदान दिया है इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में। उनसे भी मिलना पीएम नहीं भूले, उनसे भी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। नीरज देखिए बिल्कुल, और असीम आप देखें कि जब काशी विश्वनाथ का जब कॉरिडोर बनाया गया था, आप देखें कि किस तरीके से वर्कर के साथ उन्होंने मुलाकात की, वर्करों के साथ उन्होंने काफी देर तक बातचीत की। और एक तरीके से आप वो अगर उस दृश्य को इमेज करें कि प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी लगाई गई थी तो उन्होंने कुर्सी हटा दी और उन वर्करों के बीच में जाके बैठे। और आप उसी तरीके से आप देखें कि जब नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है तो वहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, जो लेबर वहां पर लगी हुई है, वहां पर प्रधानमंत्री उनके साथ जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, देखते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की स्टाइल है कि देश के निर्माण में या किसी इमारत के निर्माण में सिर्फ इंजीनियर का योगदान नहीं है, उस लेबर का भी योगदान है जो ईंट पत्थर उठाकर उस इमारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और प्रधानमंत्री की ये सोच बताती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबको साथ लेके चलना है, सबके योगदान की वो प्रशंसा करते हैं, सबके योगदान की वो सराहना करते हैं। यही कारण है आप देखें कि नमो मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं तो उन वर्करों से भी वो मिले हैं जिन वर्करों ने इसमें ईंट पत्थर लगाए, जिन वर्करों ने इसमें कह सकते हैं कि निर्माण के कार्य किए हैं, इसमें फर्नीचर लगाए। तो ये एक प्रधानमंत्री की कार्यशैली है कि वो सभी के साथ मिलकर चलते हैं, सभी को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उस काम की सराहना करते हैं। बिल्कुल, श्रमेव जयते न सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें हैं, बल्कि श्रमेव जयते का जीता जागता उदाहरण ये कि जब देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, जो लैडर है विकास को, उसमें सबसे नीचे पायदान पे जो व्यक्ति हैं, जो श्रमिक हमारे वर्ग के लोग हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात, टॉप से बॉटम की ये मुलाकात हो रही है। टॉप प्रधानमंत्री, बॉटम पे श्रमिक वर्ग के लोग, और उनकी ये मुलाकात वाकई ये कुछ कहानी बयां कर रही है कि किस तरह से आप देश के एक प्रधानमंत्री के मन में ये सोच है कि हम उन लोगों से भी मिलें जिनके पसीने से, खून पसीने से ये इस इमारत को उन्होंने बनाने का काम किया है। श्रमेव जयते का नारा बुलंद किया है। और ये वो श्रमिक हैं, हम जब कह रहे हैं कि जब कोई भी निर्माण का कार्य होता है उसमें आसपास के जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उनको रोजगार मिलता है। इन श्रमिकों के परिवारों को भी रोजगार मिलने का इस नमो मेडिकल कॉलेज के जरिए इनको रोजगार मिला। और न सिर्फ रोजगार मिला बल्कि कल की तारीख में अगर ये खुदा न खास्ता बीमार पड़ते हैं तो ये खुद भी और इनके बच्चे भी इस मेडिकल कॉलेज में जो अपना इलाज है वो भी करवा सकते हैं। तो सबका साथ सबका विकास की जो एक रणनीति रही, एक फॉर्मूला रहा है, उसको साकार करते हुए, आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री, और उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि आज का दिन हम एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हैं कि भारत की जो स्वास्थ्य सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है, उसकी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही
प्रधानमंत्री ने नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। इस नमो मेडिकल कॉलेज के जरिए हम आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ कि आज की तारीख में 2023 में भारत स्वास्थ्य के लिहाज से हेल्थ सेक्टर में कहां पे खड़ा है, दुनिया कहां है और भारत किस तेजी से उसको पार पाने की कोशिशों में लगा हुआ है। हमने जैसा भी चर्चा कर रहे थे हम अभी नीरज के साथ की जो लागत है यहाँ पे जब आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारत के अस्पतालों में जाते हैं तो जो खर्च आपका होता है वो बाकी देशों की तुलना में आप समझ लीजिए बहुत कम होता है। इसलिए मेडिकल टूरिज्म भी एक नया सेक्टर आया है जिसमें बहुत से विदेशी मेहमान भी हमारे यहाँ अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और उसके सुधार के लिए वो यहाँ पे आते रहे हैं। जैसा कि नीरज बता रहे थे कि यूरोप से भी लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है। स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल तो है ही, उसमें लगे हुए जो चिकित्सा उपकरण हैं वो आते हैं, जो टेस्ट्स होते हैं नैदानिक परीक्षण वो होता है, आउटसोर्सिंग इसमें है, टेलीमेडिसिन है, ई संजीवनी हमने आपने सुना अभी कोविड के दौरान, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन जिसका कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस है, चिकित्सा उपकरण, ये तमाम चीज़ें स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित हैं। और साथ ही साथ अगर हम 2020 की स्थिति की बात करें तो 2020 में जो भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का बाजार था वो 2.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और सरकार की तरफ से ये उम्मीद लगाई गई है कि आने वाले 3 सालों में यानी कि 2026 तक ये जो पर्यटन बाजार है, चिकित्सा पर्यटन बाजार, उसके 2.89 बिलियन डॉलर से बढ़कर 13.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 गुना इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और जो टेलीमेडिसिन है वो भी 2025 तक उसमें भी 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो नीरज, ये कुछ आंकड़े हैं, मुझे लगा कि आज के दिन में ये आंकड़े हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें कि किस तरह से जो हमारा पर्यटन बाजार है, चिकित्सा पर्यटन बाजार जिस पर कि हम चर्चा कर रहे थे, आने वाले सिर्फ 3 सालों में अभी लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, वो बढ़कर 13.5-14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है सरकार की तरफ से ही। देखिए बिल्कुल असीम, आप एक और उदाहरण है उसके द्वारा समझ सकते हैं कि जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी थी और भारत के बड़े पैमाने पर कई सारे इलाकों में जब कोरोना फैला था तो आप देखें कि हमारे पास उसकी टेस्टिंग की सुविधाएं भी मौजूद नहीं थी, हमारे पास पीपीई किट मौजूद नहीं थी, हमारे पास ग्लव्स नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे। लेकिन ये हमारे विशेषज्ञों की मेहनत, ये हमारे डॉक्टरों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम दुनिया में चाहे वो चिकित्सा उपकरण हो, आईसीयू हो, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, पीपीई किट की बात करें, वैक्सीन की बात करें, मास्क की बात करें, बड़े पैमाने पर इमीडिएट हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, उन्होंने उसका उत्पादन करना शुरू कर दिया।